Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss and solve an exercise of cash budget with you. We will try to understand the cash budget exercise. This exercise or problem has been taken from Managerial Accounting by Garrison, 13th edition, and I have already solved and discussed another exercise of the cash budget. You can see it in my YouTube channel. Let's start with the exercise. First of all, we will discuss what is written in the question, in the problem, and then we will be go on to the solution of the problem. तो अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं जी कि कैश बजट हम बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर हमें क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो कैश बजट को प्रिपेयर करने के लिए नॉर्मली हमें जो है परफॉर्मिंग के अंदर जो है आप देखें रिक्वायरमेंट में एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस चाहिए होती हैं। ऑब्वियसली कैश कलेक्शंस हैं तो उसके बाद फिर हमें बिगनिंग बैलेंस ऑफ द कैश चाहिए होगा और उसके बाद फिर हमें कैश डिस्बर्समेंट्स चाहिए होंगी। ये आपको नज़र आ रही हैं इधर कैश डिस्बर्समेंट्स हैं, मर्चेंडाइज परचेज़ है, पेरोल है, लीज पेमेंट्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, इक्विपमेंट परचेज़ है और डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, लिहाजा हम इसको यूज़ नहीं करते और डाटा की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है प्रॉब्लम्स के अंदर थोड़े से आप देख सकते हैं कि सिनेरियोस आपके सामने कुछ ऐसे बन जाते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर कैलकुलेशंस के साथ जो है वो प्रैक्टिकल तो सिचुएशन भी आपके साथ डिस्कस कर दी जाती है। सो प्रेसिडेंट ऑफ द रिटेलर प्राइम प्रोडक्ट्स हैज़ जस्ट अप्रोच्ड द कंपनीज बैंक विद रिक्वेस्ट फॉर $30,000 90-day लोन। 3 महीने का एक लोन लेने के लिए शॉर्ट टर्म लोन है। तो एक कंपनी के प्रेसिडेंट जो है वो बैंक को अप्रोच करते हैं। पर्पज़ ऑफ द लोन इज़ टू असिस्ट द कंपनी इन एक्वायरिंग इन्वेंटरीज। कंपनी का जो है वो वर्किंग कैपिटल इन्वेंटरीज जो है उसको परचेज़ करने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो है वो एक शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत है। कंपनी अपने जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को संभाल कर रखना चाहती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो सेल आउट नहीं करती और अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को, वर्किंग कैपिटल नीड्स को जो है वो शॉर्ट टर्म लोन के ज़रिए ही फुलफ़िल करना चाहती है। तो अब ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। बिकॉज द कंपनी हैज़ हैड सम डिफ़िकल्टी इन पेइंग ऑफ इट्स लोन इन द पास्ट द लोन ऑफ द ऑफिसर। अब इसमें साथ ही एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी आ गई कि चूँकि कंपनी को अपने लोन को पे करने में कुछ प्रॉब्लम पेश आई थी, तो लिहाजा अब इस दफ़ा लोन ऑफिसर ने कहा कि नहीं जी आपको लोन तो हम देंगे, लेकिन पहले आप यू हैव टू प्रोवाइड अ कैश बजट टू हेल्प डिटरमाइन वेदर द लोन शुड बी मेड और नॉट। तो इसके लिए अब एक जैसे देखें कि केस स्टडी सी एक डेवलप कर दी गई ताकि आपको पता चले कि कैश बजट का मकसद क्या होता है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द मंथ्स अप्रैल थ्रू जून ड्यूरिंग विच द लोन विल बी यूज्ड। अच्छा, अब इसमें आप इस सारे सिनेरियो को रीड करने से पहले ये ज़रा ये देखते जाएँ कि हमें जो कैश बजट प्रिपेयर करना है वो किस टाइम पीरियड का है। प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन फॉर अप्रैल मई जून यानी कि पूरे क्वार्टर का, एंड प्रिपेयर कैश बजट बाय मंथ एंड इन टोटल फॉर द 3 month पीरियड। तो इस पूरे 3 महीने के पीरियड का हमें कैश बजट भी बनाना है और एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस का भी पैटर्न बनाना है। याद रहे कि ये जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस का सेक्शन है ये अलग से इसलिए बना दिया जाता है कि इसमें थोड़ी सी कैश बजट को थोड़ी सपोर्ट हो जाती है, कैश बजट को बनाने में आसानी हो जाती है और कैश बजट में हम इधर से वैल्यूज़ को पिक करते हैं और एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन में से वैल्यूज़ को पिक करते हुए हम अपने जो है वो कैश बजट में ले जाते हैं। सो डाटा जो है वो आप पिछले एक्सरसाइजेस अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो इसके अंदर बहुत सिंपल जो है वो आपको डाटा अवेलेबल होगा। याद रखें कि आप पहले परफॉर्मिंग को अच्छे तरीके से याद करें, अंडरस्टैंड करें और उसके अंदर जो है वो कैश बजट की वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएं। अच्छा जी, ऑन अप्रैल 1st द स्टार्ट ऑफ द लोन पीरियड द कैश बैलेंस विल बी $24,000। ये आपको बता दिया गया है कि 1 अप्रैल को कंपनी का बिगनिंग कैश बैलेंस जो है वो $24,000 है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकली आपको, अगर ये आपने कहाँ से आपको मिलेगा, तो ऑब्वियसली कंपनी की
जो 31 मार्च की जो बैलेंस शीट होगी वहाँ से आपको जो है वो 1 अप्रैल का बिगिनिंग बैलेंस कैश का मिल जाएगा। या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आप देख सकते हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, या आप जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हैं कि कंपनी का इस वक्त बिगिनिंग बैलेंस क्या है। और अकाउंट्स रिसीवेबल ऑन 1 अप्रैल विल टोटल $140,000, ऑफ विच $120,000 विल बी collected during April and 16,000 will be collected during May। ये आपको पता ही है कि कैश कलेक्शन का पैटर्न क्या होता है, और उसके अंदर जो पिछले अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं उनमें से भी आपको स्लोली स्टेप बाय स्टेप जो है वो अमाउंट रिसीव हो जाती है। और बकाया जो है वो कह रहे हैं कि अनकलेक्टेबल होगा, यानी कि 4,000 की अमाउंट जो है वो अनकलेक्टेबल हो जाएगी। और एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस का परफॉर्मा बनाने के लिए जो है वो आपको बता दिया जाता है कि कैश कलेक्शंस का पैटर्न क्या है। ये आपको समय सेल्स हैं, सारी ऑन अकाउंट हैं। अप्रैल में 300,000, 400,000 एंड 250,000 रिस्पेक्टिवली। और पैटर्न आपको बता दिया कि कैश कलेक्शन का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल 30% ऑफ अ मंथ सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल, यानी कि अप्रैल की जो 300,000 सेल्स हैं इसका 30% यानी कि $90,000 जो है वो अप्रैल में ही रिसीव हो जाएगा, और 300,000 का 60% मई में रिसीव हो जाएगा, और इसी 300,000 का जो बकाया है यानी कि 10% रह गया वो भी ब्रेकअप करके सेकंड मंथ फॉलोइंग सेल में 8% मिलेगा, और 2% जो है वो बैड डेट्स हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, यानी कि दीज आर नॉट गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय यू। तो ये आपके सामने डाटा है जी। इसमें आपकी परचेजेस और पेमेंट्स और डिस्बर्समेंट का सारा रिकॉर्ड है, सेल्स का रिकॉर्ड है। मज़ीद कुछ थोड़ी सी बातें हैं कि इसमें जैसे कि रिसीट्स का पैटर्न आपको बता दिया गया कि 60%, 30% और 8% का पैटर्न है सेम मंथ, 1 मंथ फॉलोइंग सेल एंड 2 मंथ्स। और इसी तरीके से पेमेंट्स का भी आपको पैटर्न बता दिया गया है। अकाउंट्स पेएबल की पेमेंट्स का पैटर्न क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज परचेज आर पेड इन फुल ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग परचेज, यानी मर्चेंडाइज परचेज अप्रैल में 210,000 हुई है तो 210,000 पूरे का पूरा मई में पे हो जाएगा, 160,000 पूरे का पूरा जून में पे हो जाएगा, और मार्च की जो भी कुछ पेमेंट होगी वो अप्रैल में आपको पे होती नज़र आएगी। ज़ाहिर मार्च में वो क्या वैल्यू थी वो आपको उन्होंने बता दिया। सो अकाउंट्स पेएबल फॉर मर्चेंडाइज परचेज ड्यूरिंग मार्च विच विल बी पेड ड्यूरिंग अप्रैल टोटल 140,000, ये आपको क्लियर कर दिया गया। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी रह गई, वो ये है कि अगर लोन कंपनी ले रही है तो अज्यूम दैट द 30,000 लोन विल बी मेड इन अप्रैल एंड रीपेड इन जून। शॉर्ट टर्म लोन है जिसकी बात इस सिनेरियो के शुरू में डिस्कस हुई। अगर वो अप्रैल में लिया जाएगा तो वो जून में पे किया जाएगा, और इसका इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो $1,200 है। ये आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। अगर ना बताया गया हो तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू इट्स सोल्यूशन। अच्छा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस। इसमें मैंने आज आपके लिए एक स्पेशल जो है ये एक थोड़ा सा इफेक्ट बनाया है रिटर्न कि जब कभी आप बजटिंग करते हैं तो उसके अंदर ये एक स्पेसिफिक जो है स्टेप लैडर स्टाइल को याद रखें। ये देखें सीढ़ियाँ ये नीचे को मूव कर रही हैं, तो ये पैटर्न जो है एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस के फॉर्मेट में भी आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन को रीड आउट करने के दौरान बताया कि सबसे ऊपर हमने लिख दिया कि जी हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल इतने थे, उसमें से जो है वो अप्रैल में 120,000 रिसीव हुए, मई में 16,000 रिसीव हुए। ये चीज़ हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और बकाया जो है वो बैड डेट्स हैं 4,000 के, वो नहीं हुए। अब हम आते हैं अपनी रेगुलर सेल्स की तरफ, क्योंकि हमारा जो है वो क्वार्टर का एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस का ये परफॉर्मा बन रहा है अप्रैल मई जून, तो अप्रैल से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, अब ये जो स्टेप लैडर जो बनती है उसकी वजह यह है कि सबसे पहले आपने रोज़ में लिखा अप्रैल, कॉलम में लिखा अप्रैल, ठीक है। अब अप्रैल की जितनी भी सेल्स है उसका 30% ये आप देखते जाएं, जैसे जैसे मैं इस वक्त कर्सर को मूव कर रहा हूँ, 30% और 300,000 90,000 आ गया। अप्रैल के सामने, अप्रैल के नीचे उसका 30% आ गया। इसी तरह अप्रैल के सामने और मई के नीचे 60% ऑफ द 300,000 आ गया, और रिमेनिंग 8% जो है वो जून के नीचे आ गया। तो ये वही पैटर्न है जो कि आपको सिनेरियो में आपको सजेस्ट किया गया, और वो आपने इसको देख लिया।
तो यू कैन सी दैट के 30% ऑफ 300,000 अप्रैल का, अप्रैल के नीचे, 60% ऑफ द 300,000 अप्रैल की सेल्स का मई के नीचे, और 8% ऑफ द 300,000 अप्रैल की सेल्स का जून के नीचे। ये वही पैटर्न है। अब चूँकि अप्रैल आपके सामने है, अप्रैल की सेल्स का अप्रैल में एंट्री, मई में एंट्री और जून में एंट्री नज़र आए। इस तरीके से ये लैडर बन गया। अब मई में आए तो मई में ये लैडर रिड्यूस होता चला जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें 3 कदम हैं सीढ़ियों के, इसमें 2 कदम है और इसमें सिर्फ एक ही कदम पाया जाता है। तो इस वजह से जो है ये एक स्पेसिफिक पैटर्न, इसको याद रखें। मई की सेल्स आपको पता ही है, पैटर्न वही है। 30% ऑफ द सेल्स ऑफ मई विल बी कलेक्टेड इन मई। 400,000 का 30% 120,000 आ गया। 60% ऑफ 400,000 240,000 आ गया। तो मई की सेल्स का 30% मई के अंदर जिस महीने में सेल हुई है उसी महीने में 30% कलेक्ट होता है, उससे अगले महीने में 60% कलेक्ट हो गया। और ऑब्वियसली मई की सेल्स का मई से ही स्टार्ट हो सकता है, अप्रैल में जा नहीं सकता, लिहाजा इसमें हम मेंशन नहीं कर सकते। और बाकी रह गया कि मई की सेल का 8% वो जुलाई में जाता है, चूँकि जुलाई जो है वो हमारे क्वेश्चन के स्कोप से बाहर है, लिहाजा हमने उसको नहीं लिया। अब लास्ट मंथ जून आ गया। जून की सेल्स 250,000 है, उसका 30% जून के नीचे, 60% आना था जुलाई के नीचे और 8% आना था अगस्त के नीचे, लेकिन वो चूँकि हमारे क्वेश्चन के स्कोप से बाहर है, लिहाजा हमने उसको नहीं लिया। तो चलें, ये अब हम जो है वर्टिकली भी टोटल कर लेंगे, अप्रैल का टोटल, मई का टोटल और जून का टोटल। इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली भी टोटल कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टली आपके सामने टोटल्स आ गए ये, और इन सब का ग्रैंड टोटल जो है, मिसाल के तौर पे अप्रैल का ग्रैंड टोटल 210,000, मई का ग्रैंड टोटल 316,000 एंड जून का टोटल 339,000 जो है वो आ गया। इन तीनों टोटल्स को ग्रैंड टोटल में लेके गए, 210,000, 316,000, 339,000, ये 865,000 हो गया। और ये कॉलम का वर्टिकली भी अगर हम टोटल करें तो ये 865,000 ही होगा। सो ये हमारा जो है वो फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज़ स्पेसिफिकली आवर कैश बजट। जी, अब हम आते हैं कैश बजट की प्रिपरेशन की तरफ। और कैश बजट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने परफॉर्मा बना लेना है। ये मैं आपको पिछले रिक्वायरमेंट में भी जो है वो एम्फेसिस इस बात पे कर चुका हूँ कि आपने जो है इसका परफॉर्मा बना लेना है, और परफॉर्मा बनाने के बाद आपने उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। परफॉर्मा में क्या क्या शामिल है? बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द कैश कलेक्शंस। बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द कैश में जब हम कैश कलेक्शंस को इकट्ठा कर लेंगे फ्रॉम कस्टमर्स, तो उसके ये टोटल अवेलेबल कैश आ जाएगा। उसमें से जब हम अपनी डिसबर्समेंट्स को माइनस कर देंगे, पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, सिंपल एक एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ द कैश आ जाएगी। और उसके बाद चूँकि आपको पहले बताया जा चुका है कि विदाउट एनी कंडीशंस के 30,000 का अज्यूम करें कि हमें लोन रिसीव हो गया, और इस तरीके से हम जो है वो एंडिंग बैलेंस पे चले जाएंगे। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि कैश बिगिनिंग बैलेंस कहाँ से आया। ये नॉर्मली आपको गिवन होगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ए पॉइंट में ऑन अप्रैल 1 द स्टार्ट ऑफ द लोन पीरियड द कैश बैलेंस विल बी 24,000, ये आपको गिवन होगा। अदरवाइज़ आप प्रीवियस जो है वो बैलेंस शीट में से इसका बैलेंस हासिल कर सकते हैं। सो बाकी रह गया ऐड रिसीट्स कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स टू 10,000। ये कहाँ से आया? ये हम प्रीवियस रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं। यू कैन सी ये 210,000 आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये 210,000 की जो वैल्यू है हमने यहाँ से पुट की, यहाँ से ली और नीचे ले जाके हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड्स जो है हमने मूव कर दी। सो ये इसी तरीके से आप इसको पैटर्न को लेते चले जाएं। अप्रैल यानी कि एक महीने की मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दूंगा, और बाकी सब मंथ्स की आप इसको खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये 210,000 जो है वो हमारा कैश कलेक्शंस आ गया। तो कैश बजट के अंदर जो है एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन का सेक्शन जो है वो अलग से बना दिया जाए तो बहुत इजी हो जाता है, और वहाँ से आप बैलेंस लेके आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब बिगिनिंग बैलेंस एंड कैश कलेक्शंस मिलके 234,000 हो गए। अब हम आ जाते हैं मर्चेंडाइज परचेज़ की तरफ। मर्चेंडाइज परचेज़ ये आपको बता दिया गया है कि नेक्स्ट मंथ में जो है वो
उसकी हम पेमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये 140,000 कहाँ से आई, ये अप्रैल में जो पेमेंट नज़र आ रही है ये मार्च से रिलेटेड, यू कैन सी मार्च से रिलेटेड जो हमारी पेमेंट थी वो उस वहाँ से हमें मिलेगी। और ये कहाँ से हमें मिल जाएगी, ये हम देखते हैं नीचे एक पॉइंट में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। ये बता दिया गया था कि अकाउंट्स पेबल फॉर द मर्चेंडाइज परचेज ड्यूरिंग मार्च विच विल बी पेड ड्यूरिंग अप्रैल, टोटल 140,000। तो ये 140,000 जो है हम उसको पे करने जा रहे हैं। ये आपके सामने 140,000 आ गया, ठीक है जी। इसी तरीके से पेरोल 20,000, 22,000, 60,000, ये आप देख सकते हैं कि अप्रैल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं क्या ये वही हैं। येस, पेरोल 20,000, लीज पेमेंट्स 22,000, एडवर्टाइजिंग 60,000 और डेप्रिसिएशन को हमने नहीं लिया। आपको पता ही है कि डेप्रिसिएशन या डिप्रेसिएशन जो है ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो कैश बजट में इसका कोई किरदार नहीं है। तो अब गौर कीजिए जी कि अब हमारे पास आ गया जी टोटल अवेलेबल कैश 234,000 और टोटल डिसबर्समेंट्स 242,000। तो साफ नज़र आ रहा है कि हमारी कैश डिसबर्समेंट्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो लिहाजा एक डेफिशिएंसी पाई जाती है 8,000 की, विच इज़ शोन इन नेगेटिव। तो 8,000 हमारे पास प्रैक्टिकली भी अगर सोचें तो कंपनी के पास जो है वो डेफिशिएंसी है। 8,000 जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि ये एक बजट है, ज़्यादा वक्त से पहले बना रहे हैं, तो कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारी डेफिशिएंसी जो है कैश की $8,000 होगी अप्रैल के मंथ में। तो वी वुड नीड अ लोन, सो बोरिंग हैज़ बिन मेड एंड शोन इन एक्सपेक्टेड बोरिंग हैज़ बिन शोन, सो नेट कैश बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग 30,000, 8,000 फ्रॉम द 30,000 कम्स आउट टू बी 22,000। अच्छा, अब एक चीज़ देखें कि जब आप एक मंथ का बना लेते हैं कैश बजट, तो बाकी मंथ्स के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। एज यू नो, एंडिंग बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स बिकम्स द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट टाइम पीरियड। लेट्स सी कि ये ऊपर की जानिब आप देखें तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट टाइम पीरियड ये बन जाएगा। लेट्स सी ये कैसे बन रहा है। ये देखें 22,000 हम वहाँ से लेके चले थे और ये 22,000 नेक्स्ट टाइम पीरियड की बिगिनिंग बैलेंस बन गया है। ये देखिए ये 22,000 मई का बिगिनिंग बैलेंस बन गया। यानी आपको सिर्फ अप्रैल का बनाना होगा और नेक्स्ट टाइम से आपको बिगिनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली मिल जाया करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अप्रैल का मैंने बना दिया, मई और जून का आप उसी तरीके से खुद बना लेंगे। दीज आर टोटल कैश अवेलेबल और उसके बाद टोटल डिसबर्समेंट्स और उसके बाद फिर जो है हम डिसबर्समेंट्स की जो है वो वैल्यूज़ जब हमने की तो देख सकते हैं कि 338,000 में से 312,000 माइनस करने के बाद हमारे पास एक्सेस आ गया 26,000 का। लोन की हमें ज़रूरत नहीं, लोन का हमें बताया भी नहीं गया और यही 26,000 जो है हमारा एंडिंग बैलेंस बन जाएगा। यही एंडिंग बैलेंस नेक्स्ट जो है जून का बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगा 26,000 और फिर हम इसी तरीके से टोटल कैश अवेलेबल में से माइनस करते चले जाएंगे टोटल डिसबर्समेंट्स को और इसको 315,000 हो गया और ये हमारा एक्सेस जो है वो 50,000 आ गया। इक्विपमेंट परचेज़ आपको जो है वो जून में नज़र आ रही है, इक्विपमेंट परचेज़ 65,000, ये हमने इसी तरीके से इसको टेकअप कर लिया और यूज़ कर लिया। तो बाकी ऐसा कोई ऑकवर्ड थिंग नहीं है। आपको बता दिया गया था सिनेरियो में कि स्टडी में कि आपके लोन की पेमेंट होगी एट द एंड ऑफ द जून और नॉर्मली ये 3 महीने का लोन है, 90 डेज़ लोन है, तो ये आप अज्यूम किया जाता है कि ये महीने की आखिरी तारीख को ही जो है ये लोन रीपे किया जाएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये 30,000 माइनस हो गया, इंटरेस्ट 1200 भी माइनस हो गया। तो अब 50,000 हमारे पास एक्सेस कैश था जिसमें से 31,200 की बैंक को पेमेंट्स हो गई और रिमेनिंग एंडिंग कैश बैलेंस जो है वो 18,800 आ गया। अच्छा जी, अब इसमें कोई ऐसा ख़ास नहीं है, कोई और डिफ़िकल्ट बात नहीं है, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट छोटा सा आता है जो नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर बताता हूँ। वो ये है कि अब हम टोटल क्वार्टर का जो है वो बनाने लगे हैं, तो ज़ाहिर है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जो पेश आती है वो 2 चीज़ों में आती है कि डिसीजन
फॉर बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द क्वार्टर चूँकि अप्रैल मई जून के बराबर है, तो क्या अब हम तीन वैल्यूज़ तो नहीं ले सकते कि ये तीनों वैल्यूज़ बिगिनिंग बैलेंस है। तो याद रखें क्वार्टर के लिए जो बिगिनिंग बैलेंस है वो क्वार्टर का शुरू की जो वैल्यू है वो इसकी बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगी। तो ये आपके सामने आ गया। तो इट मीन्स के अप्रैल का बिगिनिंग बैलेंस क्वार्टर का बिगिनिंग बैलेंस है। वैसे भी लॉजिकल सी बात है, आप खुद सोचें क्वार्टर कहाँ से शुरू होता है, अप्रैल से, अप्रैल में जून तक चलता है, तो अप्रैल का बिगिनिंग बैलेंस क्वार्टर का बिगिनिंग बैलेंस। ठीक है जी। इसी तरीके से अब दूसरा जो डिफ़िकल्ट डिसीजन है वो क्या है जी, कि इसकी जो है वो एंडिंग बैलेंस क्या होगा वो। सो एंडिंग बैलेंस जैसे कि मैंने कहा कि क्वार्टर का बिगिनिंग बैलेंस अप्रैल का बिगिनिंग बैलेंस होगा, और क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस अगर आपने लेना है तो क्वार्टर जहाँ एंड होता है, क्वार्टर एंड होता है जून में, तो जून का एंडिंग बैलेंस जो है वो हमारा बन जाएगा क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस। ये रूल हमेशा याद रखें। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी जो है वो क्वार्टर का जो है बनाने के लिए कॉलम आप क्या करते हैं, आप जो है ये ज़रा देखते जाएं, ये लाइन बाय लाइन इनको ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है जी। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है कि यानी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स क्या है, अप्रैल की 210,000, मई की 316,000 और जून की 339,000। इसको लाइन बाय लाइन मतलब इनको तीनों को जमा करते जाएं, यानी 210,000 प्लस 316,000 प्लस जो है वो ये प्लस साइन हो गया। ठीक है जी। और ये प्लस साइन हो गया, इन तीनों को ऐड कर दें तो ये इक्वल टू 865,000 वैल्यू आपकी आ गई। याद रहे कि सिर्फ इन तीन वैल्यूज़ को आपने लाइन बाय लाइन करना है। टोटल 889,000 क्वार्टर का अपना बनेगा, यानी बिगिनिंग बैलेंस 24,000 प्लस 865,000 889,000। ठीक है जी। अब हम आगे मूव करते हैं। इसी तरीके से डिस्बर्समेंट्स में आ जाएं, ये लाइन बाय लाइन ये भी ऐड होते चले जाएंगे। 140,000 प्लस 210,000 प्लस 160,000 ये भी इसी रूल के तहत ऐड हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था। तो 140,000 प्लस 210,000 ये प्लस हो गया, प्लस 160,000 ये प्लस हो गया, और ये इक्वल्स टू 510,000। याद रहे कि इन तमाम वैल्यूज़ में आपने ऐसे ही करना है, और स्टार्टिंग फ्रॉम मर्चेंडाइज परचेज, पेरोल, लीज पेमेंट, सब डिस्बर्समेंट लाइन बाय लाइन आपने इनको ऐड करते चले जाना है। और टोटल जो है ज़ाहिर है कि आपने इसको वर्टिकली करना है, ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इनको आपने ऐड कर लेना है। और इसी तरीके से आगे एक्सेस डेफिशिएंसी जो है, एक्सेस डेफिशिएंसी आपने ख़ुद कैलकुलेट करनी है। लाइक 889,000 और माइनस 869,000, 20,000 जो है एक्सेस डेफिशिएंसी आ गया टोटल कॉलम का क्वार्टर का। और ये लाइन बाय लाइन का रूल याद रखें, 30,000 पॉजिटिव, 30,000 नेगेटिव, 1200 नेगेटिव, और नेट इसका 1200 नेगेटिव आ गया क्योंकि लोन लिया, लोन रीपे किया और इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर दिया। तो अब 20,000 जो है हमारा एक्सेस आ रहा है, तो इस एक्सेस को जो है इन दी एंड आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सेस 20,000 है, और उसमें से टोटल फाइनेंसिंग यानी बैंक को हमने पेमेंट की, फाइनेंसिंग का ये आपको इंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका टोटल है 1200 माइनस 20,000 माइनस 1200 कम्स आउट टू बी 18,800। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैश बजट। एक छोटी सी थर्ड रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि इफ़ द कंपनी नीड्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 20,000 टू स्टार्ट ईच मंथ, हर महीने को स्टार्ट करने के लिए अगर कंपनी के पास $20,000 की जो है वो एंडिंग कैश बैलेंस हो, ज़ाहिर है एक ख़ास टाइम पीरियड का एंडिंग कैश बैलेंस अगले महीने का बिगनिंग कैश बैलेंस बन जाता है, तो क्या लोन पूरे का पूरा रीपे हो सकता है? तो आप ये देख सकते हैं कि लोन तो पे हो रहा है जून के अंदर, तो हमें इसके लिए जून में ही जाके देखना होगा। तो हम जून के अगर हम बजट के अंदर देखें तो हमारे पास जो है 18,800 है। अब यहाँ पे देखें कि अगर जून में हम 18,800 की बजाय 20,000 मेंटेन करना चाहें तो क्या हम 30,000 का लोन और 1200 का इंटरेस्ट पे कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे 20,000 चाहते हों जून के एंड में,
जो कि जुलाई के शुरू में जाके बिगिनिंग कैश बैलेंस बन सके, तो हम इस लोन को पे करने के लिए 1200 के डेफिसिट में होंगे। सो आंसर देख सकते हैं आप, इफ द कंपनी नीड्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 20,000 टू स्टार्ट ईच मंथ, द लोन कैन नॉट बी रीपेड इन द फुल बाय जून 30। हमें 1200 का इसमें डेफिसिट होगा, तो सम पोर्शन ऑफ द लोन बैलेंस विल हैव टू बी कैरिड ओवर टू जुलाई। तो मकसद यही है कि ये इस चीज़ की तरफ आपको पिन पॉइंट करना, हाईलाइट करना कि अगर कंपनी जो है वो एक अपना मखसूस एंडिंग कैश बैलेंस मेंटेन करना चाह रही है, तो ऐसी सिनेरियो में क्या सूरत हाल हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। आई विल बी bringing some more exercises on cash budget inshallah in the next few days. तो till then, Allah Hafiz.